कहते हैं कि एक इंसान के लिए ना सबसे बड़ी शर्म की बात ये हो सकती है कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी उस ताकत को देख ही ना पाए जिसका वो असल में हकदार था। हाँ, ये बात सुकरात ने हजारों साल पहले कही थी और आज भी देखिए कितनी सच है। बिल्कुल। और ये ताकत सिर्फ शरीर की नहीं है, ये दिमाग की भी है। आज हम इसी छुपी हुई ताकत की एक तरह से पड़ताल करने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत है वो भी बड़े दिलचस्प है। हाँ, मतलब एक तरफ डेविड गॉगिन्स जैसे अल्ट्रा मैराथन रनर के एकदम जमीनी अनुभव हैं, और दूसरी तरफ फ्रेडरिक नीचे जैसे दार्शनिक की गहरी सोच। और इन सब को जोड़ती है न्यूरोसाइंस की सबसे ताज़ा खोजें। तो आज का मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये औसत या मीडियोकर होने की सोच आखिर है क्या, और इससे बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, और हम उस मशहूर 40% नियम की तह तक जाएंगे जो कहता है कि जब हमें लगता है कि हमारी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी है, तब भी हमारे अंदर 60% ताकत बाकी होती है। तो चलिए इस दिमागी उलझन की गांठें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है डेविड गॉगिन्स के ऑफिस में। ओके। उनके पास एक 25 साल का लड़का आता है, दिखने में ठीक ठाक, अच्छी नौकरी, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान था। किस बात से? उसने कहा, मैं अपने वजन से परेशान हूं, अपने करियर से परेशान हूं, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ बदल नहीं रहा। 1 मिनट। तो गॉगिन्स ने 5 मिनट में ये समझ लिया कि लड़के की असली प्रॉब्लम उसका वजन या करियर नहीं बल्कि कुछ और है। हाँ, उन्होंने उसकी बातों के पैटर्न को पकड़ा। पैटर्न? कैसा पैटर्न? वो लड़का बार बार कह रहा था, मैंने कोशिश की पर फिर बहुत मुश्किल हो गया, या मैंने शुरू तो किया पर मजा नहीं आ रहा था। अच्छा। गॉगिन्स समझ गए असली बीमारी वजन नहीं है, असली बीमारी है मुश्किल देखते ही रास्ता बदल लेने की आदत। दर्द को महसूस करते ही पीछे हट जाना। बिल्कुल। इसी को उन्होंने मीडियोक्रिटी की बीमारी कहा। ये बस किसी तरह काम चल जाए वाली सोच है जो धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। और ये सोच तो हमारे चारों तरफ है। मुझे याद है कॉलेज में सब कहते थे, यार बस पासिंग मार्क्स आ जाए काफी है। हाँ, या फिर नौकरी के लिए कहते हैं, कोई सुकून वाली जॉब मिल जाए बस, जिसमें ज्यादा टेंशन ना हो। सही कहा। हमने आराम को, कंफर्ट को अपना भगवान बना लिया है। हम संघर्ष से इतना डरते हैं कि हम अपनी ही बनाई हुई एक छोटी सी दुनिया में कैद होकर रह जाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर आलस के लिए खुद को कोसते रहते हैं। हाँ, कि मुझ में ही कोई कमी है। जबकि ये जानकर कि हमारा दिमाग ही हमें रोक रहा है, लड़ाई खुद से नहीं बल्कि अपनी जैविक प्रोग्रामिंग से हो जाती है। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है? हाँ, एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है जिसे कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट द फ्रॉग ब्रेन बायस कहते हैं। फ्रॉग ब्रेन बायस, मेंढक, ये क्या चीज है? ये हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा है। इसका काम हमें महान बनाना या सपने पूरे करवाना नहीं है। तो फिर इसका काम क्या है? सिर्फ एक ही काम है, हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। जैसे एक मेंढक। हाँ, जैसे एक मेंढक खतरे को देखकर तुरंत पानी में कूद जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग किसी भी तरह के दर्द, मुश्किल या अनिश्चितता को एक खतरे की तरह देखता है। अच्छा। तो जब हम सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर उठने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। बिल्कुल। आपका दिमाग चिल्लाता है, अरे सो जा, बाहर ठंड है, आराम कर, क्यों खामखा शरीर को कष्ट दे रहा है। तो ये आलस नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी है जो आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। हमारा दिमाग हमें आसान रास्ते पर धकेलने के लिए बना है। और मीडियोक्रिटी इसी जैविक गुलामी का दूसरा नाम है। वाह! मतलब हम आराम की तरफ सिर्फ आदत से नहीं बल्कि अपनी बनावट की वजह से खिंचे चले जाते हैं। एग्जैक्टली। मुझे यहाँ पे फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, बिकम हु यू आर। वो बनो जो तुम असल में हो। हाँ, और आपकी असली पहचान, आपकी असली क्षमता इस आराम के मखमली बिस्तर पर नहीं मिलती। वो तो संघर्ष की आग में तपकर ही बाहर आती है। बिल्कुल। और अब तो ये सिर्फ दर्शन की बात नहीं रही, इसका पक्का वैज्ञानिक सबूत भी है। अच्छा। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन। उन्होंने दिमाग के एक हिस्से पर रिसर्च की है जिसका नाम है, क्या नाम है? एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एंटीरियर? बाप रे, ये तो काफी भारी भरकम नाम है। हाँ, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है। आप इसे दिमाग की इच्छा शक्ति वाली मांसपेशी समझ सकते हैं। 1 मिनट, क्या विल पावर मसल दिमाग के अंदर? लगभग यही समझिए। ह्यूबरमैन और उनकी टीम ने पाया कि जो लोग बहुत अनुशासित होते हैं, जैसे एथलीट या सैनिक, हम उनके दिमाग में ये हिस्सा काफी बड़ा और एक्टिव होता है। और जो लोग आलसी होते हैं या आसानी से हार मान लेते हैं,
उनमें ये हिस्सा छोटा पाया गया। मतलब इसे हम किसी ब्रेन स्कैन में देख सकते हैं कि किसकी इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत है? करीब करीब। लेकिन इस खोज की सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है। तो क्या है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये हिस्सा बड़ा कैसे होता है। कैसे होता है? ये तभी बढ़ता है जब आप जानबूझकर वो काम करते हैं जो आपका मन नहीं करना चाहता। जैसे? जब आपका मन कह रहा है सो जाओ, लेकिन आप उठकर जिम जाते हैं। जब आपका मन कह रहा है गर्म पानी से नहाओ, लेकिन आप ठंडे पानी चुनते हैं। हर बार जब आप आराम के खिलाफ जाकर मुश्किल को चुनते हैं, तो ये मांसपेशी थोड़ी और मजबूत हो जाती है। ये तो गेम चेंजर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई अपनी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं कर रहा, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा, तो उसका दिमाग सचमुच सिकुड़ रहा है। वो दिमागी तौर पर कमजोर हो रहा है। बिल्कुल सही। फर्क सिर्फ दर्द सहने की क्षमता का है। जो लोग दुनिया बदलते हैं वो सिर्फ परिणाम के लिए नहीं लड़ते, वो ये जानने के लिए लड़ते हैं कि उनकी अपनी सीमाएं कहाँ हैं। हाँ, और इसी सीमा को तोड़ने की शायद सबसे पागलपन भरी कहानी डेविड गॉगिन्स की है। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि वो 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर की रेस दौड़ेंगे। और मजे की बात यह है कि इसके लिए उन्होंने कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। क्या? बिना ट्रेनिंग के? हाँ, ये कहानी दिमाग हिला देने वाली है। रेस शुरू हुई, जोश था, लेकिन लगभग 112 किलोमीटर के बाद क्या हुआ? उनके शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। जवाब दे दिया कहना भी शायद कम होगा। मतलब? वो एक कुर्सी पर बैठ गए, उनके पैरों से इतना खून बह रहा था कि उनके सफेद मोजे लाल हो गए थे। हे भगवान! और जब वो वॉशरूम गए तो देखा कि वो पेशाब नहीं बल्कि खून कर रहे थे। उनकी किडनी फेल हो रही थी। और उनकी हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे। सोचकर ही डर लगता है। उस वक्त तो हर डॉक्टर, हर लॉजिक, यहाँ तक कि उनका खुद का दिमाग भी यही कह रहा होगा, रुक जा वरना मर जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने खुद को मोटिवेट करने की भी कोशिश की, जैसे मैं ये चैरिटी के लिए कर रहा हूं। पर उसका कोई असर नहीं हुआ होगा। नहीं, उस दर्द के सामने ये सब बातें खोखली लग रही थी। उनके दिमाग ने जवाब दिया, बकवास, कोई चैरिटी के लिए अपनी जान नहीं देता। सारी पॉजिटिव थिंकिंग, सारा मोटिवेशन उस भयानक दर्द के आगे फेल हो गया था। और शायद यही वो पल है जहां 99.9% लोग रुक जाते हैं। सही कहा। और यहीं पर वो निर्णायक मोड़ आता है। वो क्या था? जब सारी बाहरी प्रेरणा खत्म हो जाती है, तब आपके अंदर से क्या निकलता है? गॉगिन्स के अंदर से कोई मोटिवेशनल कोट नहीं निकला। तो फिर? उनके अंदर से गहरी कच्ची आवाज आई। उन्होंने खुद से कहा, बिकॉज आई एम वन हार्ड मदरफकर। ये कोई मोटिवेशन तो नहीं था। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट था, पहचान का एक गहरा बदलाव। मतलब दर्द को सहने वाला इंसान ही बदल गया था। बिल्कुल। दर्द उतना ही था, हड्डियां अभी भी टूटी हुई थीं, लेकिन अब वो खुद को एक ऐसा इंसान नहीं देख रहे थे जो दर्द सह रहा है, बल्कि एक ऐसा इंसान देख रहे थे जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अचानक सब कुछ बदल गया। उन्होंने टेप से अपने टूटे हुए पैरों को बांधा, खड़े हुए और फिर से चलना शुरू कर दिया। और उन्होंने वो रेस पूरी की। अविश्वसनीय। और इसी अनुभव से वो 40% नियम निकला। हाँ। गॉगिन्स को समझ आया कि जब आपका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि बस अब एक कदम भी नहीं, उस पल आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। और बाकी का 60%? वो एक रिजर्व टैंक में बंद है, जिसका ताला सिर्फ और सिर्फ असाधारण इच्छा शक्ति से ही खुलता है। ईमानदारी से कहूं तो जब मेरा दिमाग कहता है बस बहुत हो गया, तो मैं मान लेती हूँ कि 100% हो गया, 40% नहीं। हम सब यही मानते हैं। ये सोचना ही मुश्किल है कि मेरे अंदर 60% ताकत और बाकी है। ये बात मुझे स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की याद दिलाती है। The obstacle is the way। हाँ, बाधा ही रास्ता है। और इसके पीछे भी एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, जिसे द पेन पैराडॉक्स या दर्द का विरोधाभास कहते हैं। पेन पैराडॉक्स, वो क्या है? ये कुछ ऐसा है कि अगर आप रोज जिम जाकर वजन उठाने का दर्द खुद चुनते हैं, ओके, तो ऑफिस का स्ट्रेस या ट्रैफिक में फंसने का दर्द आपको उतना परेशान नहीं कर पाता। आप पहले से ही मजबूत हो चुके होते हैं। अच्छा, तो आप जितना दर्द से भागते हैं, जिंदगी का अनचाहा दर्द आपको उतना ही ज्यादा परेशान करता है। और अगर आप जानबूझकर मुश्किलों को चुनते हैं, तो आप एक तरह से दर्द के लिए इम्यून हो जाते हैं। आप मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसका एक और फायदा है, जिसे न्यूरोसाइंस में विनर इफेक्ट कहते हैं। विनर इफेक्ट? जब आप कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना ही क्यों ना हो, आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन नाम के केमिकल्स का एक कॉकटेल रिलीज होता है। और ये कॉकटेल क्या करता है? ये आपके दिमाग के सर्किट को जीतने के लिए रीवायर करता है। मतलब? ये आपको और जीत के लिए भूखा बनाता है।
जीतना एक आदत बन जाती है। और ठीक वैसे ही हारना भी एक आदत है। एग्जैक्टली। जब आप सुबह अलार्म का स्नूज बटन दबाकर दोबारा सो जाते हैं तो आप अनजाने में अपने दिमाग को हारने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो सवाल ये उठता है कि इस हारने की आदत के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। गॉगिन्स कहते हैं मोटिवेशन इज गार्बेज। प्रेरणा कचरा है। हाँ, वो कहते हैं कि प्रेरणा एक पेट्रोल की तरह है जो थोड़ी देर जलती है और फिर खत्म हो जाती है। तो फिर क्या चाहिए? अगर आपको गाड़ी को लंबा चलाना है तो आपको पेट्रोल नहीं इंजन बदलना होगा। यानी आपको अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। और पहचान बदलने का पहला कदम शायद सबसे मुश्किल है, खुद से सच बोलना। गोगिन्स अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी जवाबदेही के आईने की तकनीक की बात करते हैं। ये सुनने में थोड़ा क्रूर लगता है। ये क्रूर नहीं बल्कि सच्चा है। जब उनका वजन 300 पाउंड था तो वो हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये झूठ नहीं बोलते थे कि सब ठीक है। तो वो क्या कहते थे? वो खुद से कहते थे, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आज के सेल्फ लव के दौर में ये सुनना अजीब लगता है। लेकिन सच्चा सेल्फ लव ये नहीं है कि आप खुद को झूठी तसल्ली दें। सच्चा सेल्फ लव ये है कि आप खुद से इतनी मोहब्बत करें कि खुद को औसत बनकर सड़ने ना दें। बात तो सही है। तो इस बदलाव के लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? 3 कदम है। पहला है द हेल यस और नो रूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपका कोई लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा, अगर उसे सोचकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, तो वो लक्ष्य आपके लिए बहुत छोटा है। सुरक्षित खेलना बंद करना होगा। हाँ, ऐसा लक्ष्य चुनो जो आपको लगे कि शायद नामुमकिन है। और दूसरा कदम? दूसरा है द 40% पुश। जब भी काम करते करते आपका दिमाग कहे बस अब नहीं हो सकता, तो खुद को याद दिलाना है कि ये सिर्फ 40% है। और फिर बस 5 मिनट और काम करना है, बस एक पन्ना और पढ़ना है, बस 1 किलोमीटर और दौड़ना है। वही एक अतिरिक्त कदम आपको 99% लोगों की भीड़ से अलग कर देगा। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है किल द विक्टिम। अपने अंदर के पीड़ित को खत्म करना। हाँ, मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ, मेरे पास मौके नहीं थे, मेरी किस्मत खराब है, इन सब कहानियों को कचरे में फेंकना होगा। आपकी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी आपकी है। आपकी समस्याएं आपकी हैं और उनका समाधान भी सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है। ये आराम और सुकून की खोज कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण 1960 के दशक के एक वैज्ञानिक प्रयोग से मिलता है। यूनिवर्स 25। हाँ, जॉन कैल्हुन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये प्रयोग किया था। हाँ, ये प्रयोग आज भी बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया। स्वर्ग मतलब एक ऐसी जगह जहां असीमित खाना था, असीमित पानी था, कोई शिकारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, हर तरह की सुविधा। तो फिर तो उन चूहों को बहुत खुश होना चाहिए था, उनकी आबादी बढ़नी चाहिए थी। शुरू में ऐसा ही हुआ, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद कुछ बहुत अजीब होने लगा। क्या अजीब हुआ? बिना किसी बाहरी खतरे या कमी के वो चूहे आलसी और हिंसक हो गए। उन्होंने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। वो एक दूसरे पर हमला करने लगे और अंत में बिना किसी बाहरी कारण के वो पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई। आराम ने, उस परफेक्ट दुनिया ने उन्हें मार दिया। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। तो क्या हमारा सोफा, हमारा नेटफ्लिक्स, हमारा स्मार्टफोन, ये सब हमारे लिए यूनिवर्स 25 की तरह हैं? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। हाँ, ये सुविधाएं हमारी जिंदगी आसान बनाती हैं, लेकिन शायद यही धीरे धीरे हमारे अंदर की लड़ने की इच्छा को, उस विल पावर मसल को खत्म कर रही हैं। विज्ञान और इतिहास दोनों ये बताते हैं कि बिना संघर्ष के इंसान की आत्मा का विकास रुक जाता है। आराम हमें धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है और संघर्ष हमें बताता है कि हम जिंदा हैं। औसत बन के कोई शायद इसीलिए कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि हम इससे कहीं ज्यादा के काबिल हैं। और ये जो गैप है ना कि हम क्या हैं और क्या हो सकते थे, यही हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन और दुख की जड़ है। बिल्कुल। इसी एक विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को खत्म करना चाहेंगे। सोचें, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पल में हो तो उसकी आंखों के सामने 2 छवियां खड़ी होंगी। एक वो जो वो असल में बन गया, और दूसरी वो जो वो बन सकता था। अगर उसने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती, थोड़ा और दर्द सहा होता। और हम हर सुनने वाले के लिए ये सवाल छोड़ना चाहते हैं, अगर इन दोनों छवियों के बीच का फासला बहुत ज्यादा हुआ तो शायद वही असली नर्क होगा। लेकिन अगर वो दोनों छवियां लगभग एक जैसी दिखीं, अगर किसी ने अपनी पूरी क्षमता को निचोड़ कर जी लिया, तो शायद वही स्वर्ग है।
अब ये चुनाव हर इंसान का अपना है कि वो इन दोनों छवियों को एक दूसरे के कितना करीब लाना चाहता है।